हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर क्लास ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मॉड्यूल ए, जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो इसमें हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो है यूनिट 6, जो कि है डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स, इन ऑल द एग्जाम्स यू मस्ट बी सीइंग मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। तो अभी हम लोग इसके थ्योरी एज वेल एज द पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यूमेरिकल, उन दोनों को ही देखने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी स्ट्रेट आते हैं। कुछ क्वेश्चंस कभी कभी जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है, तो हम लोग उनको टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डेप्रिसिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूज, पैसेज ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेंस। तो इसको हम लोग अगर दूसरे शब्दों में समझें तो बिजनेस एंटरप्राइजेज जो है वो प्रोक्योर अ मशीन एंड यूसेस इट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, देन द वैल्यू ऑफ मशीन डिक्लाइंस with its uses. Even if machine is not used in production process, we cannot expect that it to realize the same sales price due to the passes of time and arrival of new models, जिनको हम लोग obsolescence। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप ऐसे समझिए कि एक मशीन है, वो मशीन क्या होगा कि आप खरीदते हैं, उस मशीन को विद द टाइम आप यूज करेंगे, उसमें कुछ वेयर एंड टेयर आता है। फिर उस वेयर एंड टेयर का क्या है कि जो मशीन है वो आपसे मेंटेनेंस मांगती है, फिर मशीन जो है वो पुरानी होगी। तो इन सारे ही केसेस में क्या है कि आपको क्या चाहिए कि जो डेप्रिसिएशन है वो आपको कैलकुलेट करना है। मतलब कि आपकी जो बुक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल कि एक मशीन है दैट इज ए, उस मशीन का क्या है कि एक मशीन को हमने 100 रुपीज में परचेज किया है। अभी अगर हम लोग आफ्टर 5 years देखें, देन इट कैन नॉट बी अगेन ऑफ रुपीज 100। द प्राइस विल रिड्यूस, इट मे बी 5, 10, 50, एनीथिंग। बट इसको निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए, और वो जो मेथड है दैट मेथड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जहां हम लोग क्या करते हैं कि जो 100 रुपीज वैल्यू है, जो एक कंपनी का बैलेंस शीट होगा, उसमें उस वैल्यू को हम लोग विद द टाइम रिड्यूस करते जाएंगे। कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में वो 100 है, सेकेंड ईयर में वो 80 होता है, थर्ड ईयर में वो 60 होता है। क्योंकि आप अगर एक गाड़ी परचेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वन कार यू हैव बॉट, अभी उस कार को आप नेक्स्ट ईयर बेचते हैं तो यू विल गेट सम 80% ऑफ द प्राइस। उसके एक साल बाद बेचते हैं तो यू दैट विल रिड्यूस फर्दर, उसके एक साल बाद तो फर्दर। तो ये क्या, यही डेप्रिसिएशन है। और इसको अगर कंपनी की भाषा में देखें तो वो उनके बैलेंस शीट में उनको दिखाना होता है। और इसका एक और जो रीजन है दैट इज प्रोविजन। इनको क्या है, एक प्रोविजन करना होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि इन्होंने एक 100 रुपीज का प्रोडक्ट आज परचेज किया है, अभी 5 साल के बाद इनको फिर से परचेज करना है 100 रुपीज का प्रोडक्ट, तो उनको अभी से प्रोविजन करना पड़ेगा एज पर डेप्रिसिएशन। तो अभी हम लोग इन चीज़ों को आगे इन डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो होता है, इशूड बाई ICAI, defines the depreciation as measure of wearing out, consumption and other losses of value of depreciable assets arising from use, inflation of time एंड टेक्नोलॉजी चेंज, मार्केट चेंज, मेनी थिंग। तो आई होप कि आप जो डिप्रिसिएशन का एक बेसिक फंडा है वो समझ गए होंगे। इवन डिप्रिसिएशन रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट टू इट्स ओनर विच इज नॉट रिकवरेबल व्हेन द एसेट इज फाइनली पुट आउट टू यूज। वही इनके बैलेंस शीट में ये विद द टाइम इसको रिड्यूस करते जाना है, एक ऐसा अमाउंट जो रिकवरेबल नहीं है। अभी जो कॉजेज क्या है कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है, तो वियर एंड टीयर होना फ्रॉम द एक्चुअल यूज। मतलब आप एक कार का एग्जांपल ले लो कि आपने एक कार परचेज किया है, उसकी प्राइस रिड्यूस होगी विद द टाइम। क्यों, आप उसको यूज कर रहे हैं, वियर एंड टीयर हो रहा है इसके लिए। पासेज ऑफ टाइम कि वो समय जो है वो पार हो रहा है उसकी वजह से। एब्सोलेसेंस ड्यू टू न्यू इन्वेंशन एंड चेंज इन डिमांड, की मतलब आपने एक कार लिया, अभी कुछ न्यू मॉडल, न्यू कार आ रहे हैं मार्केट में, तो इसकी वजह से जो कार है उसकी वैल्यू कम होगी। एक्सीडेंट्स, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। फॉल इन मार्केट प्राइस, की आपने किसी चीज़ को परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्ड की गाड़ी परचेज करी, एंड विद द टाइम फॉर्ड मूव्ड आउट ऑफ इंडियन मार्केट। तो फिर क्या होता है, इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो जो गाड़ी लोगों ने काफ़ी हाई प्राइस में 20 लाख में परचेज किया होगा, दे विल हैव टू सेल, अगर उनको बेचना है तो 5 to 10 lakhs विद इन 1 or 2 years। ये मैं एक टेंटेटिव जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। नीड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसकी जरूरत क्यों है, असर्टेन द करेक्ट प्रॉफिट्स, की जो डेप्रिसिएशन है उसको एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट है वो हमको देखना है। प्रेजेंट एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैलेंस शीट। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा
कि लाइबिलिटी एंड एसेट दो साइड्स होते हैं बैलेंस शीट में। अभी एसेट में क्या है कि किसी ने एक कार खरीदा है वो 1 लाख का, अब वो पिछले 10 साल से 1 लाख ही दिखा रहा है, बट इफ एट सम मोमेंट इफ ही वांट्स टू सेल, तो क्या वो 1 लाख में बिकेगा? नहीं। फर्स्ट ईयर ही में सेल इट टू 1 लाख, नेक्स्ट ईयर इट विल रिड्यूस टू 90 के, थर्ड ईयर 50 के। तो ऐसे करके इनको जो है वो अपने एसेट में उसको रिड्यूस करते रहना है, एंड विद दैट it will show the accurate financial position in the balance sheet. Next, to make provision for asset replacement, कि इससे क्या होगा कि ये पता लग रहा है कि इसका जो रिडक्शन, वैल्यू रिडक्शन जिस हिसाब से हो रहा है, देन दे विल मेक अ प्रोविजन। वो प्रोविजन क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल कि 100 रुपीज़ में आज कोई सी चीज़ खरीदी गई है, अभी मेरे को नेक्स्ट 5 ईयर्स में 100 रुपीज़ में खरीदना है, तो फिर मेरे को उसके लिए 20-20-20 का एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो है वो एस्टिमेट रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू की, मतलब वो जब भी बेचते हैं आप तब उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है आपके पास, एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो ये तीन ही फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर पे एक्चुअली पूरा का पूरा जो हम लोग का डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है वो काम करता है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल। तो हम लोग इसको पूरे ध्यान से देखेंगे। आई होप कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं देन यू विल कमांड मिनिमम 5 मार्क्स। फीचर्स डेप्रिसिएशन क्या है? इट डिक्लाइंस इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। इट इंक्लूड द लॉसेस ऑफ वैल्यूज ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑफ टाइम यूजेज एब्सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल कि अ बिजनेस फर्म बाइज अ मशीन फॉर 1 लाख ऑन अप्रैल 1st 2017, in the year 2017 मतलब in the same year a new version of machine arrives in the market, तो क्या होगा as a result machine brought by business firm becomes outdated, और resultant क्या होगा कि decline in the value of old machine। तो इसको जो है हम लोग obsolescence कैटेगरी में रखेंगे। तो ये एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि आपने एक मशीन परचेज किया ₹100 का, अभी 100 रुपये में ही एक दूसरा मशीन काफ़ी अपडेटेड वाला जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। लोग उसको जो है सेकंड्स में फॉर एग्जांपल कि रीसेल कर रहे हैं, दे मे रीसेल टू 90। आपने भी ऑलमोस्ट उसी टाइम पे खरीदा है। इफ यू विश टू सेल, नो, नोबडी विल परचेज इट और देयर वोंट बी एनी डिमांड। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। जो डेप्रिसिएशन है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज एन एक्वायर्ड कॉस्ट एंड हेंस मस्ट बी डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट। ये क्या होता है कि जो हम प्रॉफिट बना रहे हैं, तो वो प्रॉफिट को जब आप इन टर्म्स ऑफ टैक्स पे करने वाले हो, तो उससे पहले जो है आपको टैक्सेस, जो आपके डेप्रिसिएशन है, जो आपके प्रोविजंस हैं, उनको करने के बाद ही आपको जो है वो टैक्सेस पे करने। फॉर एग्जांपल इफ द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज 50,000, वहीं डेप्रिसिएशन जो है वो 10,000 है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस विल बी 50 minus 10, so the company will be liable of paying taxes for 40,000 only. It is a non-cash expenses. It does not involve any cash outflow. अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक इन जनरल वे में एक डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है कि आपको किसी भी कंपनी में एक डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा जिसको डेबिट करेंगे और एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि विद द टाइम जो एसेट अकाउंट है वो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, बट जस्ट टू मेंटेन दैट हम लोग को क्या करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना है और एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है। वहीं ऑल्टरनेटिव मेथड क्या होगा कि जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो अगेन डेबिट होगा, जो प्रोविजन वाला अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि प्रोविजन जो है वही होना है नेक्स्ट किसी चीज़ को परचेज करने के लिए, कि अगर मेरे को रिप्लेस करना है तो फॉर दैट रिप्लेसमेंट वी रिक्वायर द प्रोविजनल fund, and for that we have to do the planning. So depreciation recorded in profit and loss account or as a provision of depreciation on the balance sheet, मतलब ये either it should be in P&L or in the provision of depreciation, यही दो जगह है। अभी हम लोग फीचर्स की बात करें तो आप देखिए, पहले इन टर्म्स को आप देख लीजिए, डिप्लीशन, amortization एंड डेप्रिसिएशन। देख, अगर एसेट टाइप की बात करें तो डेप्रिसिएशन जो है दैट इज अबाउट टेंजिबल एसेट्स ओनली। टेंजिबल मतलब जिनको हम लोग टच एंड फील। वहीं एमोर्टाइजेशन की बात है वो इनटेंजिबल एसेट्स के टर्म में देखते हैं। एंड डिप्लीशन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके पर्पसेस क्या है? जो डिप्लीशन है दैट इज एलोकेट द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। वहीं जो एमोर्टाइजेशन है वहाँ एलोकेट द कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। एंड जो डिप्रिसिएशन है वहाँ एलोकेट द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स। दिस इज लाइक प्रोविजन की बात हो रही है।
मेथड में क्या है कि जब यूनिट बेस्ड, अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं जहां हम लोग देखने वाले हैं कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो वहां पे क्या होता है कि यूनिट बेस्ड मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, जिसको हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग इन सबको इन डिटेल देखेंगे। वहीं जो डेप्रिसिएशन है उसमें वेरियस मेथड्स यूज होते हैं। अगर अमोर्टाइजेशन की बात हो तो वहाँ स्ट्रेट लाइन एंड डिप्लेशन में यूनिट बेस, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से आपके 1 मार्क क्वेश्चन डायरेक्टली शिफ्ट होकर आ सकते हैं। अभी इनके एग्जाम्पल की बात करें तो माइनिंग कंपनी, जहाँ भी इंटेंजिबल एसेट की बात हो रही है, दैट इज सॉफ्टवेयर कंपनी, क्योंकि यहाँ पे जो एसेट होता है वो क्या होता है, इंटेलेक्चुअल एसेट्स होते हैं यहाँ पे। वहीं डिप्रिसिएशन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होगी वहाँ डिप्रिसिएशन होगा, क्योंकि उन्हीं के पास जो है वो प्लांट एंड मशीनरी होगा। मेथड्स की बात करें तो सबसे पहले कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, ये सारे ही नाम को आप देख लीजिए, फिक्स परसेंटेज। फिर फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिसिंग बैलेंस, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस, यहाँ ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब कि एक परसेंटेज है दैट इज फिक्स्ड फॉर ओरिजिनल कॉस्ट, जो इनिशियल कॉस्ट है उसी के ऊपर। वहीं जो डिमिशिंग है वहाँ क्या है कि दिस रिड्यूसेस जैसे जैसे आउटस्टैंडिंग रिड्यूस होगा। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड एंड सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो आई होप फ्रेंड्स कि हम लोग इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट ऑल दीज 4 कैलकुलेटिंग मेथड्स एंड इनके इम्पैक्ट्स ऑन डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। तो अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें। दिस मेथड इज यूज्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ इक्वल यूजेज ऑफ एसेट ओवर इट्स एंटायर यूजफुल लाइफ। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 100 रुपये में कुछ खरीदा एंड वी हैव डिसाइडेड कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में मुझे इसको राइट ऑफ करना है, एंड एवरी ईयर आई विल यूज इट फॉर 20। तो 20 5 टाइम्स 5 ईयर्स इट विल बिकम 0। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जहाँ पे यूजेस इक्वल हैं, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन द कांस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। दिस मेथड इज नोन एज फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड परसेंटेज ऑन डिमिसिंग बैलेंस ऑल्सो इज देयर। यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट की बात हो रही है। अभी यहाँ जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू। मतलब अगर एक गाड़ी आप खरीद रहे हैं तो वो उसकी वैल्यू है 10 लाख, आप उसको कभी भी बेचते हैं कबाड़ में भी जाके तो 1 लाख, तो 1 लाख रिड्यूस हो जाएगा। एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, तो वो कितना भी हो सकता है एज पर यू। और वहीं पे क्या है दूसरा, तो यहाँ 2 चीजें कैलकुलेट होती हैं, वन इज डेप्रिसिएशन, दूसरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। Under straight line method is percentage of total cost of asset to be charged as depreciation। तो इसमें देखिए क्या है, टोटल कॉस्ट। तो इसके लिए हमेशा ही बहुत ही ज्यादा सजग रहना है कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस जो एस्टिमेटेड है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। नो, द टोटल कॉस्ट, मतलब द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कैलकुलेट होगा एज डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ टाइम ऑफ द एसेट। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होना है, एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइड बाय एक्विजिशन कॉस्ट, कितना लगा है, डिवाइडेड बाय 100। तो हम लोग अभी जो है वो इसको इन डिटेल देखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक्विजिशन कॉस्ट जो है दैट इज अगेन द ओरिजिनल प्राइस, नॉट ओरिजिनल माइनस स्क्रैप प्राइस। तो अभी एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 2.5 लाख, द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर्स, द नेट रेसिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 50, मतलब ये हो गया स्क्रैप वैल्यू। नाउ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड एवरी ईयर विल बी कैलकुलेटेड एज गिवन बिलो। तो एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट के लिए क्या है, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या है, एक्विजिशन कॉस्ट है 2.5 माइनस एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू कितना है 0.5 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, तो दैट इज 10 ईयर्स। तो ये कितना होना है 2 लाख डिवाइड बाय 10, तो दिस इज 20,000 इज द डेप्रिसिएशन वैल्यू अमाउंट पर ईयर। अब यहीं पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा स्विच होता है, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब भी आपसे पूछता है एंड द क्वेश्चन रिमेन द सेम, द डाटा इज सेम, तो एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट, एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, तो इस डाटा के हिसाब से आपको एनुअल डेप्रिसिएशन प्लान नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपने कैलकुलेट कर लिया है 20,000, तो हमने यहाँ डाला 20,000 डिवाइडेड बाय
एक्विजिशन कॉस्ट। तो देखिए ये जो एक्विजिशन कॉस्ट है ना, यहाँ पे आपके पास एक जो कंफ्यूजन आएगा आपको, दैट इज कि 2,50,000 माइनस 50,000, क्योंकि आप जो है पहले ऐसे पढ़ रहे हैं कि आपको कैलकुलेट करने के लिए ये चाहिए जिससे आपको, बट नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। हम लोग आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इतना काट रहे हैं कि आपको आपके दिमाग में ये रजिस्टर हो जाए कि एक्विजिशन कॉस्ट इज द प्राइम वैल्यू। तो प्राइम वैल्यू इज 2,50,000। अगर ऐसा कुछ भी एग्जाम में आता है, देन यू शुड रिमेंबर ऑल दिस व्हाट वी हैव डन हियर, आपके रिकॉल करने के लिए। तो यहाँ से आप दो, एक दो, तो 8% ये आ गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, कि जब भी अकाउंटिंग प्रोसेस की बात हो रही है, वहां पे जो डिप्रिसिएशन है वो एक बैलेंस शीट में कैसे इंपैक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक नए एग्जांपल के साथ, कि पटेल ट्रांसपोर्ट acquires a truck on 1st October 19, and the cost of that is 4 lakhs. The firm writes off depreciation at 10% of the original cost every year. तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 4 लाख। बुक वैल्यूज आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। अभी इसमें क्या है कि हम लोगों को ट्रक अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों के हिसाब से अकाउंटिंग देखनी है। तो देखिए सबसे पहले ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये फॉर्म ये कब स्टार्ट हो रहा है, पहले आपको इसका ध्यान रखना है। तो इट इज 110, मतलब 110 मतलब क्या हो गया, ये सेकेंड हाफ ईयर की बात हो रही है। फर्स्ट हाफ ईयर जो है वो 39 को तो पहले खत्म हो गया है। अभी हम लोग सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि टू बैंक अकाउंट जो है डेबिट वाला साइड, और आपको ये पता है बाय डिफॉल्ट कि डेबिट लेफ्ट में और क्रेडिट राइट में होना है। तो बैंक अकाउंट जो ट्रक का अकाउंट है, ट्रक अकाउंट, ट्रक मतलब ये एक एसेट अकाउंट हो गया जो किसी भी कंपनी में होगा। तो ट्रक अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पहले यहाँ पे क्या है, ये 4 लाख है। इसके बाद अब जब परचेज करा ट्रक को, तो ट्रक की वैल्यू कितनी थी, 4 लाख। अभी क्या है कि हम लोग आ गए मार्च में, और ये डेट्स के हिसाब से आप देखिए, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसको टिक करने के लिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ेगी, वहां पे इतना आपको टेबल डिजाइन नहीं करना है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 31st मार्च 2020 को क्या था, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब डेबिट हो रहा है ट्रक अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट की तरफ आ रहा है, तो उसमें कितना, 20,000। क्यों, 10% ऑफ 4 लाख जो है वो 40,000 होना चाहिए, बट सिंस इट इज 6 मंथ, तो ये क्या होगा, 40/2, तो ये आ गया 20। तो अगर हम लोग इसको कैरी डाउन करें तो क्या हो जाएगा, जो 20 है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जो बैलेंस होगा वो कितना होगा, 380। और जो 380 है वो सेम फिर ब्रॉड डाउन जो है वो कहाँ आ जाएगा, एज ऑन 1st अप्रैल। देखिए यहाँ पे बात हो रही है 31st, यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है 31st मार्च, और 31st मार्च से एकदम से 1st अप्रैल को यहाँ डेप्रिसिएशन अप्लाई होने के बाद, कि जैसी डेप्रिसिएशन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक दिन के बाद जो है वो फिर से ट्रक अकाउंट में 20,000 जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है। और अब यहाँ 1st अप्रैल से 31st मार्च 12 मंथ, तो ये स्ट्रेट लाइन था। तो क्या होगा, जो 40,000 है अगेन 40,000 रिड्यूस होता है, और ये क्रेडिट कहाँ होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो फिर यहाँ ब्रॉड डाउन होकर कितना आ गया, 340। और ये जो 340 है जस्ट अगले दिन ये आ जाता है कहाँ, ट्रक अकाउंट। एंड अगेन यहाँ फिर से 40,000 डेबिट होगा, तो ये आ गया 3 लाख। और ये फिर नेक्स्ट आगे चले जाएगा, ऐसे ये चलता रहे। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कभी भी कि ट्रक अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि क्रेडिट जो है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में होना है या ट्रक अकाउंट में होना है, और कितने का होना है, तो फिर आपको जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कैलकुलेट करना है। वहीं अब हम लोग अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट जो है वो ट्रक अकाउंट को होना है, और प्रॉफिट एंड लॉसेस अगेन डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट, ये 20 फर्स्ट ईयर, तो 20 जो है वो डेबिट हो रहा है, यहाँ क्रेडिट हो जा रहा है। ट्रक अकाउंट
यहाँ 40,000 डेबिट हो रहा है, यहाँ क्रेडिट हो जा रहा है, ट्रक अकाउंट 40,000 40,000। तो जब डेप्रिसिएशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का टर्म आता है, और जब ट्रक अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ट्रक अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन का टर्म आता है। अब हम लोग अगर रिटन डाउन वैल्यू के हिसाब से देखें तो रिटन डाउन वैल्यू के हिसाब से क्या होता है, देखिए वहां क्या हो रहा था कि कांस्टेंट था सब कुछ। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि पहले तो कि इसका जो फॉर्मूला है दैट इज प्रीवियस ईयर्स वैल्यू इनटू परसेंटेज। तो अगर हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है तो पहले तो कि जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से ही परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज विल ऑलवेज बी फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड, दैट शुड बी क्लियर। अब देखते हैं इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 20,000, ठीक है, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो यहाँ क्या होता, ये 20% के साथ जो एक बार में आ जाता 4,000 जो आ गया। अब देखिए प्रीवियस ईयर्स वैल्यू इनटू परसेंटेज रेट, तो प्रीवियस ईयर्स वैल्यू क्या है 20,000, और यहाँ जो रेट है दैट इज 20%, तो 20% विल बी 4,000। एंड स्ट्रेट लाइन मेथड में ये जो है, अगर हम लोग यहीं पे स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो बहुत ही या दिस लुक्स बेटर। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो इट विल बी 4,000। ये हो गया रिटर्न डाउन मेथड। तो 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000, और वही यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए अभी यहाँ जो रिटर्न डाउन है वहाँ क्या है कि पहले 4,000 रिड्यूस हो रहा है, फिर यहाँ रेसिड्यूल कितना बच गया 16,000 बच गया, क्यों, क्योंकि 20 में 4 चले गए, तो अभी 16,000 इज द वैल्यू ऑफ द एसेट। अब 16,000 का फिर से 20% जो है वो कैलकुलेट होना है, दैट इज 3,200। तो इससे क्या है वैल्यू फिर से रिड्यूस हो रही है। अभी 12,800 जो है उसका फिर से 20% होना है, एंड डिवाइड बाई 5 जो है वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि 20% मीन 20 डिवाइड बाई 100, तो 5। तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि 5 वाई इट इज रिटन फॉर कैलकुलेशन कन्वीनियंस। तो ऐसे करके ये जो है वो रिड्यूस होता जाता है। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। अभी रिटन डाउन में फिर से हम लोग वही अगर पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें तो यहाँ क्या होता है, यहाँ अगेन वही कि ट्रक अकाउंट जो है वो डेबिट होकर डेप्रिसिएशन की तरफ आता है, लेकिन डेप्रिसिएशन कैसे आता है, वहां पे डेप्रिसिएशन और यहाँ के डेप्रिसिएशन में जो डिफरेंस है दैट इज एब्सोल्यूट। वहां पे क्या था कि वहां देखिए यहाँ 40,000 आ रहा था, यहाँ भी 40,000 आ रहा था, दिस वॉज कॉन्स्टेंट, लेकिन यहाँ क्या है दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड विद द टाइम। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देके आपको अपने एग्जाम में राइट आंसर को टिक करना है। वही फिर से अगर डिप्रिसिएशन पहले तो कि इसमें अगर रिलेटिविटी की बात होगी तो आपको ये देखना है कि डेबिट इज एंड क्रेडिट इज पीएनएल अकाउंट। यहाँ पे देखिए क्या है कि इट वाज कांस्टेंट 20 40 40 20 40 40, लेकिन यहाँ क्या है कि रिटन डाउन वैल्यू के हिसाब से 20 38 34 तो हम लोग एक बेसिक डिफरेंस की बात करें तो बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है, वहीं यहाँ बुक वैल्यू मतलब द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट के हिसाब से होता है। एनुअल डेप्रिसिएशन चार्जेस जो अमाउंट होता है वो क्या है यहाँ फिक्स्ड होता है स्ट्रेट लाइन में, यहाँ क्या है डिक्लाइन हो रहा है, आप देख भी रहे हो यहाँ पे क्या है 38 लग रहा है, यहाँ फिर 34 लग रहा है, यहाँ 20 क्यों लगा है क्योंकि दिस इज फॉर हाफ, अदरवाइज यहाँ क्या होता है यहाँ भी 40,000 होता। टोटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अनइक्वल होता है, वही यहाँ क्या है ऑलमोस्ट इक्वल होता है। रिकग्निशन बाय इनकम टैक्स जो स्ट्रेट लाइन मेथड है दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, वहीं जो रिटर्न डाउन है वो रिकॉग्नाइज क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है दैट इफ वी आर टेलिंग द एस्टिमेटेड ईयर्स of uses are 5, then I am claiming that I will use the asset for 5 years in the same way. So that is practically not possible. So in that way it is shown. Now suitability इसमें क्या है कि लेस रिपेयर एंड लो ऑब्सोलेसेंस, यहाँ क्या है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या मोर रिपेयर वाले जो काम है, क्योंकि जो वैल्यू है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, और वो ड्रास्टिक चेंज की वजह से जो वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू वो कम हो जा सकती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इसमें क्या है कि पहले तो आप ये देखिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया AS10 एंड इंडियन AS16 जो है वो रिकग्नाइज करते हैं ओनली 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। उसमें क्या है स्ट्रेट लाइन, डिमिसिंग मतलब जो अभी हमने देखा, एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अभी जो डेप्रिसिएशन जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन और
यूजेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। अब इसमें फिर क्या है, डिवाइडेड बाय द टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एंड टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो अभी हम लोग इसको विथ कैलकुलेशन देखेंगे। तो देखिए, कंपनी ABC लिमिटेड जो है उसने परचेजेज अ पेन प्रोडक्शन मशीन, ठीक है। दिस मशीन कैन मैन्युफैक्चर 10 lakh pens, after which it will have to be scrapped. Purchase price of machine is 1 lakh, ठीक है, and the scrap value of machine is 10,000. During the first year of production, the machine produced 2 lakhs। तो देखिए, अब यहाँ से हमको समझना है कि सबसे पहले बात क्या हो रही है कि जो प्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन और यूजेज ड्यूरिंग द पीरियड। तो एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड मतलब ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में सेकंड ईयर थर्ड ईयर दिया हुआ हो तो उस साल की बात होगी, या वेरियस ईयर्स दिए हैं तो वेरियस ईयर्स का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में क्या है, ये 2000 पेन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिवाइड बाई द अमाउंट ऑफ। तो अभी देखिए, तो यहाँ पे क्या होना है कि पहले तो कि 10 लाख क्या है, इज द टोटल अमाउंट। जो पेन्स जो है उनको टोटल परचेज करना है। तो टोटल परचेज कितना करना, टोटल प्रोड्यूस कितना करना है, टोटल प्रोडक्शन इज 10 लाख इनटू द टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ द एसेट। टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ द एसेट कितना होना है, टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट देखिए 1 लाख जो है इज द कॉस्ट ऑफ मशीन एंड द स्क्रैप इज 10,000, so it will be tentatively 90,000, so it is going to be 18,000। तो फ्रेंड्स, आई होप ये समझ गए होंगे आप। यहाँ क्या है कि इसको लिखने में एक थोड़ा इशू आ गया है, जिसकी वजह से ये आप जो फॉर्मूला है मैं उसको एक बार फिर से रीडिफाइन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है वो हो गया कि एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इनटू द टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट। तो विद दिस, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है दैट इज 2 लाख, देन द टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन जो है दैट इज 10 लाख। आप देख रहे हो, दिस मशीन कैन मैन्युफैक्चर 10 लाख, तो 10 लाख एंड देन द टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट। तो टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट मतलब 1 लाख माइनस 10,000, सो इट विल कम 90,000। तो द डेप्रिसिएशन अमाउंट इन फर्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी 18,000। वहीं अगर यहाँ आपके पास सेकंड ईयर का भी डाटा है तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो लाइकवाइज वी कैन कीप ऑन कैलकुलेटिंग। नेक्स्ट इज सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मेथड। तो इसमें हम लोग अभी जो है वो एक एग्जाम्पल के साथ देख रहे हैं, दैट इज 10 ईयर्स यूजफुल लाइफ। इसका है 10 ईयर्स यूजफुल लाइफ। तो पहले की 10 ईयर्स यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। तो उसको हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ द ईयर्स कैलकुलेट करना है। तो सम ऑफ द ईयर्स मतलब 55 कैसे है, 10 9 19 8 27 7 so on, it will go up to 1, so altogether it will come 55। so in the first year the asset would be depreciated 10 divided by 55। so again, for the first year you have to be very very cautious, it should be 10 by 55, it कैन नॉट बी 1/55। क्योंकि आपका, अगर आप इसको ढंग से नहीं पढ़ के जा रहे हैं देन यू मे गेट कंफ्यूज कि मतलब हम लोगों को 1 वाले साइड में जाना है या 10 वाले साइड में जाना है। तो इसकी वजह से मैंने दोनों ही सिनेरियोज लिख दिए हैं एंड दोनों ही सिनेरियोज को हम लोग देख रहे हैं। इसको जो मैंने कट किया है, एंड आपको ये ध्यान रखना है कि जो 10/55 है वो होना है हमारे लिए, क्योंकि जो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन है वो हमको इनिशियल मंथ्स में चाहिए, इनिशियल ईयर्स में चाहिए, ऐसे याद रखें। तो उसकी वजह से ये ज़रूरी है। सो विद दैट 10/55 जो है वो 18.18 आ रहा है। वहीं सेकेंड ईयर में इट विल बी 9/55, थर्ड ईयर में 8/55, फोर्थ ईयर में 7/55, सो ऑन अप टू 10th ईयर इट विल बी 1/55। तो आपके पास अगर क्वेश्चन कभी भी सम ऑफ द ईयर मेथड से आता है एंड दे आर आस्क्ड दैट व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन ऑन द 6th ईयर,
So just in the fluke, you don't do like this. If you are doing, it will be wrong. You have to just calculate in mind. 10 9 7, so 1 2 3 4 5 6, so it is going to be 5 by 55, and then whatever is the asset value, so with that you will get the depreciation. अभी हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं. फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन डिस्कशन, 5000 रुपीज का कंप्यूटर एंड 200 इज अ स्क्रैप वैल्यू विथ 3 years यूजफुल लाइफ. तो देखिए 3 years मतलब इसको कैलकुलेट करना इज इजी. 3 + 2 + 1 5 + 1 इट इज 6, और द एसेट वैल्यू इट विल बी 4800. तो अभी इफ वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, 1/6 into 4800. I hope it is clear. If at all it is clear, it means it is not clear. No, if somebody thought it is right, then you have not understood anything, because जब भी फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, then the greatest should come here, that is 3/6. तो आई होप फ्रेंड्स कि आप इस चीज को समझ गए होंगे. हम लोग जब भी ये देख रहे फर्स्ट ईयर, देन द लार्जेस्ट नंबर और द ग्रेटेस्ट नंबर दैट शुड कम out of this. So if we are talking about 15 years tenure, then 15 to 1, whatever it would be. So for first year it should be 15 divided by 15 plus 14 plus 13 to 1. So it should be in this way into the asset value. तो आई होप फ्रेंड्स कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे. अगर आप इन चीज़ों को समझ गए हैं, देन this is going to be very very useful. Approximately 3 to 5 marks you are going to score from here. And जो sum of years digit method है, इसमें हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं, आप देखो एक कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट ईयर में इट वाज 50%, सेकंड ईयर 33, थर्ड ईयर 16. तो फर्स्ट ईयर इट वाज 2400, सेकंड ईयर इट वाज 1500, थर्ड ईयर 800. अभी वहीं हम लोग अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते, तो स्ट्रेट लाइन 4800 is the value of asset after reducing the scrap value, और 3 years, तो 3 years मतलब डिवाइड बाई 3 हम लोग कर देते. इससे क्या होता, 1600 would be one straight line. So फर्स्ट ईयर यहाँ हो जाता 1600, सेकेंड ईयर अगेन हो जाता 1600, एंड थर्ड ईयर अगेन ये हो जाता 1600. आई होप फ्रेंड्स कि आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल गया होगा डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग के बारे में. अगर ऐसा हुआ है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक बताइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर exam. And I would request my team to write all these things completely, because if we are telling all the very best, then it should be wholeheartedly, it cannot be half-heartedly. So thank you so much guys. आप लोग एग्जाम को बहुत अच्छे से देंगे. You try to read the question twice before cracking any numerical or any concept based question. Thank you so much. All the very best, and don't forget to like our video, subscribe our channel. Thank you so much.